नमस्कार, टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं सीधी बात माननी के साथ। इस खास कार्यक्रम में हमसे इस समय जुड़े हुए हैं किरण देव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने राजनीति युवा जब थे तब युवा संगठन में रहते उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। किरण देव जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किरण देव जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं जी। किरण देव जी के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की छत्तीसगढ़ में कमान दी, साथ ही वे छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन बीते सालों में पार्टी के लिए काम करते रहे। उनकी राजनीति छात्र जीवन से हुई, साथ ही 1985 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे किरण देव जी और उसके बाद 1998 और 2000 में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। साथ ही ये वकील भी हैं और 17 सितंबर 1962 में इनका जन्म भी है और पेशे से वकील भी है और हालांकि अभी वकालत तो नहीं करते हैं, लेकिन अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में राजनीति करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़े लोग हैं, काफी सारे काम है और लगातार ये भी देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में यदि भाजपा की तमाम सीटें या किसी भी पार्टी की तमाम सीटें यदि आती हैं तो वहां से सरकार बनना तय है। चाबी बस्तर में बताई जाती है, कही जाती है। इस तरह से और पार्टी के लिए बताएं तो किरण देव जी कई अहम पदों पे काम कर चुके हैं। 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष, 2005 से 2000 सदस्य भी रहे। समान वर्ग से आने वाले किरण देव जी जगदलपुर नगर निगम के महापौर थे 2009 से 2014 तक। उस समय मैं भी इनके साथ में काफी समय रहा। साथ ही इसके बाद भी अगर मैं बात करूं, इसके बाद पार्टी ने इन्हें 2023 के चुनाव के बाद जगदलपुर से टिकट दिया था और वे कांग्रेस पार्टी के जतिन जायसवाल को हराकर पहली बार विधायक बने थे। तमाम बातों को और हम चर्चा करेंगे किरण देव जी से, चूंकि बस्तर को बेहद करीब से देखा, अब तो छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि किरण देव जी, आप अपना जो करियर अगर हम देखें तो छात्र राजनीति से आपने शुरू किया, आखिर राजनीति में आना कैसे हुआ? क्या आपका परिवार पारंपरिक रहा है राजनीति में या बस मन किया कि आना है और कर लिए, एक नेतृत्व की भावना होती है? नहीं, मेरे परिवार से प्रेरणा जी और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से लेकर और संगठन के विभिन्न दायित्वों में रहते हुए और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं वो, और दुर्भाग्यवश अभी वो हम सबके बीच नहीं है। और वे भी छात्र राजनीति से ही आगे बढ़कर फिर नारायण देव जी भी भारतीय जनता पार्टी अविभाजित बस्तर उस समय हुआ करता था, बस्तर जिला, उसके उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इस तरीके से उनके साथ काम करते करते और छात्र राजनीति में जब मैं आया तो भी छात्र संघ अध्यक्ष जगदलपुर पीजी कॉलेज में रहा और सक्रिय रूप से फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़कर मैंने काम प्रारंभ किया है। तो इस तरीके से पारिवारिक परिवेश, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। तो एक बड़े भाई साहब के साथ काम करते करते और फिर राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ है। तो लगातार आप राजनीति में काम करें, छात्र जीवन में राजनीति करना एक बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद लगता है कि हम एक बड़े पद पे जाएं, बड़े काम करें, जिम्मेदारी ज्यादा मिले। तो ऐसा परिवार से भी मिला कि आप खुद के एक नेतृत्व की भावना से शुरू किया था आपने? नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैंने बताया कि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, शुरू से ही रही है। लेकिन छात्र राजनीति में रहते रहते और एक संगठन छात्र राजनीति में, क्योंकि उस समय अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट हुआ करते थे, चुनाव हुआ करता था उस समय। अभी तो नॉमिनेशन है, मेरिट बेस पे होता है और उस समय डायरेक्ट चुनाव होते थे, इलेक्शन होता था, मतदान होता था। बहुत बड़ी पार्टी हो गई। तो छात्र संघ अध्यक्ष रहते रहते मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का हमारे परिवार का शुरू से ही और विचारधारा रही है और इसलिए उससे लगाव और जुड़ाव दोनों रहा है। तो समय से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, युवा मोर्चा में काम किया, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व तो बस्तर जिले का मुझे मेरी ओर था
और फिर वहाँ से फिर जिला का अध्यक्ष भाजपा का बस्तर जिला का, फिर प्रदेश के मंत्री का दायित्व भी रहा, महापौर भी रहे, प्रदेश मंत्री का 2 टर्म का दायित्व रहा है छत्तीसगढ़ भाजपा में। उसके बाद प्रदेश महामंत्री और फिर दुर्ग संभाग का प्रभारी और उसके बाद बिलासपुर संभाग का प्रभारी। इस तरीके से लगातार पार्टी के संगठन में और काम करते चले गए। कभी भी ये नहीं था कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये बनना है, वो बनना है। और संगठन ने जो दायित्व दिया है बस इतना ही था कि उसको और संगठन की जो अपेक्षा है, हमारे नेतृत्व की जो अपेक्षा है, उस पर खरे उतरना। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था पूरा क्षेत्र को, ऐसे में भाजपा के लिए काम करना कितने चुनौतीपूर्ण मानते थे सर? नहीं, चुनौतीपूर्ण कैसा आशय से था कि जब सरकार बनी हमारी और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री 15 साल लगातार उनके नेतृत्व में, और जिस तरीके से विकास के नए आयाम उस समय तय किए गए, कई कीर्तिमान बने, कई योजनाओं में पीडीएस का ही हमारा मामला है, पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, दूसरे प्रदेशों से लोग इसको सीखने आते थे। ऐसी कई योजनाएं हैं, सरस्वती साइकिल योजना से लेकर 2 रुपए 1 रुपए चाउर वाले बाबा के नाम से उनको जाना जाने लगा। तो इस तरीके से कई कल्याणकारी योजना लगातार चलने से जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बढ़ा। राष्ट्रहित सर्वोपरि, इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो ये सिद्धांत के साथ चलने वाला ये राजनीतिक दल निश्चित रूप से, और ये बात सही है कि एक समय कांग्रेस का अभेद्य गढ़ माना जाता था, लेकिन लगातार 15 वर्षों में जो डेवलपमेंट, और जनता चाहती है डेवलपमेंट, विकास। उस समय अब छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का जो अलग 2 राज्य बने विभाजित होकर, और उसमें छत्तीसगढ़ जो शैशव काल से जिस तरीके से उसकी तैयारी हुई, क्योंकि राज्य बनते ही इसमें 2 वर्ष तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, और उस समय का कार्यकाल को देख के फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उस समय जो विकास के काम हुए और सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलियों का जाल बिछा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने मेडिकल कॉलेजेस खुलना, हमारा केंद्र की सरकार की जो योजनाएं फिर लागू होने लगी। अब इस तरीके से जनता का विश्वास बढ़ा, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता बहुत स्नेह भाव रखती है। वो जानती है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं कुल मिला के। तो निश्चित रूप से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना स्थान। जहां विकास की तमाम संभावनाएं, बहुत संभावनाएं, वैसे में आदिवासियों के जो विकास की हम लगातार बात करते रहे हैं कि एक विकास की सतत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास होना चाहिए, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए, 20 साल हमारे लोग 24-25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो जैसे विकास होना चाहिए बस्तर जैसे क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, या जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र वहां पे विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं देखने मिलता। बहुत सारी समस्याएं, चाहे शिक्षा को लेकर बात करें, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं मिल पाती। ये बड़ी एक समस्या शुरू से रही है। तो ऐसी तमाम समस्या है, विकास की हम जरूर बातें करते हैं, चाहे किसी भी सरकार में, किसी पे आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। हम सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि, आपने कहा कि राष्ट्र, निश्चित रूप से ये होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आपको कितना विकास हुआ है क्षेत्रों में? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रमाण के साथ बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय 15 वर्षों में रही, जब उस समय और जिस तेजी के साथ ये विकास की ओर आगे बढ़ा है, और सभी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, खनिज संपदाओं से भरपूर हमारा जो बस्तर है, विशेषकर जब आपने बस्तर को फोकस किया तो मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर में भी अधोसंरचना का निर्माण बहुत तेजी से हुआ, और कई योजनाएं ऐसी आई कि नीचे तक गांव, गरीब किसान की जो चिंता है और उसको लेकर योजनाएं बनी, उसका क्रियान्वयन भी चालू हुआ। बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा दूसरी तरह की है। बस्तर के सुदूर वनांचल में आप देखेंगे तो अगर किसी गांव का एक मोहल्ला, उसका पारा बोलते हैं, वो उस पहाड़ में है तो दूसरा ये धरा नीचे है, तो ऐसे भरा हुआ है। उस परिस्थिति में भी जितना वहां तक सड़कों का जाल बिछना था, जितने पे आप देखिए, उसी समय हमारा जो अविभाजित बस्तर था और एक जिला होकर 7 जिलों में विभाजित हुआ, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, नारायणपुर, सुकमा जिला बना,
और इस तरीके से कोंडागांव और ये जब जिले का निर्माण हुआ तो डेफिनेटली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हुए, क्योंकि वहां पर प्रशासन बैठने लगा, वहां कलेक्टर बैठने लगे, वहां कमिश्नरी बनी अपना जगदलपुर में। और नहीं तो एक समय हुआ था कलेक्टर से मिलने के लिए बीजापुर से लोग आते थे, 3 दिन लगता था, नारायणपुर से आते थे। वो परिस्थितियां चेंज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। आप जवांगा में देख लीजिए, एजुकेशन हब पूरे देश में जाना जाता है, जवांगा का एजुकेशनल, वो उसी समय के, उसी कार्यकाल के हुए। हमारे सुकमा भी देख लीजिए आप, एक अलग से एक नए कलेक्टर भवन का निर्माण सभी जगह हुआ, नए कलेक्टर बने, नए अस्पताल बने, हमारे मेडिकल कॉलेज, हमारा जो जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज है, इसकी लोग कल्पना करते थे। हमारा जो एयरपोर्ट है, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ना प्रारंभ हुआ। देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए। इसलिए अब जैसा आपने कहा कि बगैर राजनीति किए, तो मैं बगैर राजनीति की इस बात को कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, और बहुत तेजी के साथ तो डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है। अब देखिए आप, जनता ने फिर विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और उसको अगर आप दूसरे शब्दों में न ले तो 5 साल में उन्होंने कांग्रेस की सरकार के वचनों को, वादों को किस तरीके से, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा विषय जनता के सामने आया था। वरना 5 साल में छत्तीसगढ़ में सरकारें नहीं बदलती, और किसी ने तो कल्पना भी नहीं किया था, कोई बोलता ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। अच्छे राजनीतिक पंडित लोग इस पर, ये हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही आ रही है। हाँ, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता है जिसने इस बात को समझा कि डेवलपमेंट थम सा गया था, रुक सा गया था, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की जब हम चर्चा करते हैं तो पूरे देश में ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद और अपने जो वादे, जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किसान भाइयों के साथ या बहनों के साथ या जनता के समक्ष किया था, उस पर उन्होंने क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया। हमने बकाया 2 वर्ष का बोनस का राशि दिया। ये मांग नहीं आई थी, इसको भूल चुके थे, लेकिन हमारे कार्यकाल का बकाया 2 वर्ष की बोनस की राशि हम सरकार बनते ही देंगे, ये निश्चय हुआ था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, किसान भाइयों के खाते में गया। अब उसके बाद आप 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की बात वचन दिया था हमने, उनके खाते में गया। अंतरराशि 970 रुपए जो डालने का था वो 3,116 करोड़ रुपए। इस तरीके से महतारी वंदन की हमने बात की थी। महतारी वंदन की योजना प्रति महीने के 1 तारीख को हमारी बहनों के 70 लाख से भी ज्यादा बहनों के खाते में जा रही है। इस तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो काम इन 5 सालों में, बीते 5 सालों में बंद सा पड़ गया था, 1 दिन चलता था, 2 दिन मुश्किल से उसके बाद बंद हो जाता था, उस काम को उन्होंने पारिश्रमिक उसका बढ़ाया और 5500 कर दिया। इस तरीके से कई ऐसी योजनाएं, कई कार्यक्रम लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। जनता के विश्वास पर खरे उतरने के लिए जनता के से किए गए वादों को पूरा करना, साथ साथ डेवलपमेंट का एजेंडा जो है उसको हमको जो सेट करना है, और जनता यही चाहती है। बिल्कुल, अगर विकास होगा तो जनता देखती है और उसको समझती है और आगे बढ़ाती, हाथों हाथ लेती है। निश्चित रूप से होता है, और विकास निश्चित रूप से प्रदेश का होना ही चाहिए। और ये प्रदेश का नेतृत्व का दायित्व है कि अगर उन्होंने वादा किया है तो वो वादे को पूरा करना भी होता है। चूंकि आप संगठन में भी रहे हैं, चीजों को बहुत करीब से देखा आपने। हम बार बार विकास की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में विकास होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी समस्या भी हैं। मुझे लगता है आप भी चीजों को देखते होंगे बहुत करीब से, चाहे रोजगार की समस्या, हमने बड़े बड़े प्लांट भी लगाए, ये एक बड़ी समस्या रही है। चाहे उसमें राजनीतिकरण बहुत हुआ, मैंने देखा इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। रोजगार जो है, बेरोजगारों को रोजगार जरूर मिलना चाहिए। अगर हम बस्तर में ही बात करें या रायपुर में भी बात करें या हम चांपा जांजगीर तक बात करें, कोरबा में बात करें, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, पूरे तमाम जहां पे उद्योग है, वहां पे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार कुछ विशेष ठोस पहल क्यों नहीं करती है? नहीं, इस पर पूरी तरीके से ध्यान है। हमने समय समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है, उनसे बात भी की है, और वो भी इसमें गंभीर है। अभी एक वेंडर्स मीट करके, आपने देखा होगा नगरनार के स्टील प्लांट में एनएमडीसी के हायर अथॉरिटी के माध्यम से वेंडर मीट भी, वो भी सरकार विष्णुदेव साय जी की ही प्राथमिकता से तय हुआ, जिसमें कि हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, क्योंकि हर बड़े काम बड़े स्तर पे जो एक एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है स्टील प्लांट, तो उस पर जो छोटे स्केल के हमारे लघु उद्योग है जो स्थानीय लोग कर सकते हैं, उस दिशा में पहल हुई है। मैं खुद गया था उसमें,
मैंने उस मीट को संबोधित भी किया, मैंने उस विषय को भी रखा वहां पर जिस विषय की चिंता आप कर रहे हैं। इस तरीके से इसकी शुरुआत हो गई है और निश्चित रूप से इस पर पूरा ध्यान रहेगा कि बस्तर के संसाधनों का उपयोग यहाँ से होकर प्लांट के माध्यम से जा रहा है तो वहां पर जितनी आवश्यकता है और विशेषकर ऐसे और भी उद्योग है जो छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जांजगीर चांपा का हो, कोरबा का हो, इसमें भी इस तरीके से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसमें फोकस है, इस पर ध्यान भी है। इस विषय पर बातचीत के माध्यम से तैयारियां भी चल रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से क्योंकि युवा आज सबसे ज्यादा परेशान है, पढ़कर बाहर निकल आता है लेकिन रोजगार की बड़ी समस्या होती है और सरकार जब इस पे अगर काम नहीं करेगी तो बड़ा दिक्कत होगा। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और बस्तर के इलाके से आकर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते समय अभी आप ये कैसा अनुभव करते हैं कि अब मैं बस्तर जैसे छोटे से जगह से निकल के पूरे प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ? नहीं, ये तो मैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे प्रदेश के भी शीर्ष नेताओं का, केंद्र के शीर्ष नेताओं का, आदरणीय सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मैंने पहले भी कहा है कि मतलब संगठन में जिस दायित्व को उन्होंने मेरी ओर सौंपा है और जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैंने धन्यवाद ज्ञापित भी किया है, आभार भी किया है। निश्चित रूप से मेरी प्रयास भी ये रहता है कि मैं अपने इस दायित्व के साथ, नए दायित्व के साथ न्याय करूं और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यक्रम आधारित पार्टी है। तो हमारे सभी कार्यक्रम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं। अभी भी हम सदस्यता अभियान को लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और आह्वान पर। हमारे पूरे देश में ये कार्यक्रम एक साथ चालू हुआ है और इसकी योजना रचना बन रही है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कार्यशाला संपन्न हो चुकी है। 17 तारीख को विगत, 20 तारीख को हमने प्रांत पे किया है उसको और 22, 23, 24 हमारे जिले के कार्यशाला संपन्न हो गई है। हम अब मंडल स्तर पर जा रहे हैं, कार्यशाला हमारी चल रही है। आज ही हमारे 7 मोर्चे, हमारे 7 मोर्चों की कार्यशाला संपन्न हुई है। कल प्रकोष्ठों की कार्यशाला है। इस तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो निहित कार्यक्रम है उनसे जुड़कर और सीधे सीधे उन कार्यक्रमों को नीचे तक, हमारे बूथ की इकाई तक है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई हमारे, वहां तक ले जाकर उसका क्रियान्वयन, ये प्राथमिकता है। और इस पर मुझे खुशी है कि बड़ी तेजी से इस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, हमारे जितने भी मंत्री, आदरणीय मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, हमारे पूर्व सांसदगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के, हमारे मंडल, जिला के सभी पदाधिकारी एक साथ इस काम में जुटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो कार्यकर्ता आधारित और कार्यक्रम आधारित, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके एक दिन से फिर से काम शुरू कर देती है। डेफिनेटली हमने वही काम किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और सरकार बनी, आप ये मान के चलिए कि तुरंत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी पूरे देश की केंद्र टोली जितने भी है उनके नेतृत्व में हमारी बैठक भी हुई। उसके बाद हम तुरंत लोकसभा की तैयारी में चले गए। लोकसभा के परिणाम भी आए। हमें गर्व होता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी गरीब कल्याण की योजनाएं, उनकी जो सोच है, डेवलपमेंट, देश का विकास, देश का आर्थिक विकास पर फोकस, जिस तरीके से आप देखिए, आप आज हम 5वें मैदान पे आ गए हैं, 2 साल बाद हम 3रे मैदान पे, उस तरीके के प्रयास, तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी आगे। निश्चित रूप से बिल्कुल हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं। एक चीज और भी थोड़ा समझने की बात होती है किरण जी कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से और बड़ी चुनौतीपूर्ण जो दायित्व है और इसको बरकरार रखना या इसको मेंटेन करके रखना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। कैसे देखते हैं इसको, इस अध्यक्ष पद को? नहीं, ये एक्चुअली में अध्यक्ष तो एक दायित्व है, वरना एक कार्यकर्ता ही हूं मैं। कार्यकर्ता के भावों को समझता हूं, कार्यक्रम के भावों को समझता हूं। जो मैंने सीखा है अपने वरिष्ठ नेताओं से, उसका इम्प्लीमेंट करने में हमारे यहाँ एक पद्धति है काम करने की योजना। हमारे प्रभारी जी है, उनका निरंतर प्रवास होता है। हमारे महामंत्री संगठन हो या हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन, अब एक टोली है, विशेष व्यवस्था है हमारे संगठन की। हमारी संगठन में आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है और वो निश्चित रूप से
और भारतीय जनता पार्टी का अपना पृथक से संविधान है, संविधान की धारा है, उसमें किस कार्यकर्ता के ऊपर क्या दायित्व है, उसको कितनी सीमा रेखाएं, उसको कैसे काम करना है, बैठकों का कैसे होगा, कार्यक्रम कैसे होंगे, सारा कुछ नहीं तो उसमें निश्चित है। तो इस तरीके से काफी इन सब चीजों से सबका सहयोग मिलता है और सबके सहयोग से ही सम्मिलित रूप से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए पार्टी को और तेज गति से आगे बढ़ाने में ये सब जिनका मैंने नाम लिया, इसके साथ हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको मिलजुल कर काम करने से एक अच्छी गति से काम करने का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से एक चीज और भी देखने को मिले किरण जी, चूंकि आप काफी समय से राजनीति में और प्रदेश का दायित्व भी संभाल रहे हैं, हमने देखा भी लोकसभा चुनाव में हम तो बहुत अच्छी सीट दी है छत्तीसगढ़ से, लेकिन देश में जिस हिसाब से इस बार 400 के पार लगातार नारे भी चलते रहे हैं और लग भी रहा था कि 400 आ जाएगा, लेकिन सीटें कम हो गई, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में लेता हूँ। पहला हिस्सा ये तो है कि वास्तव में बहुत बहुत बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और लगातार तीसरी बार आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब लगातार तीसरी बार और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चयन हुए। वो यूं भी कठिन होता है। पहली बार जब पंडित जी का 3 बार हुआ था तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, चैलेंजेस कम थे। राजनीतिक दलों, कितने राजनीतिक दल हुआ करते थे उस समय, और अभी तो इस बार थोड़ा सा इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरीके से विपक्ष ने, आज देख लीजिए आप, कितना पूरा दल जितने भी हैं उनका कोई एजेंडा नहीं था, उनमें आपस में समन्वय नहीं होता था, वे प्रदेशों में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, लेकिन उनका एजेंडा एक ही था, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से रोकना। और इस दिशा में इतने अनर्गल प्रलाप, इतने ज्यादा प्रहार, इतने ज्यादा मतलब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, फिर एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया इन लोग ने मिलके, वो संविधान की कॉपी छोटी सी उठाकर कि संविधान बदल देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आ जाएगी, या 400 पार चले जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब ये विषय को इन्होंने इस तरीके से लिया तो बाधाएं बहुत थी, लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को पार करके अब आप ये बताइए, ये इतने में ही खुश हैं कि भाजपा 400 पार नहीं कर पाई, और ये इतने में ही खुश हैं चलो हम 90 के ऊपर आ गए। तो ये मानसिकता कुछ समझ में नहीं आती। मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्टी आ जाएगी, कोई भाजपा आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो उसका जो बात के फेस के जो चुनाव हुए उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा न थोड़ा मानसिकता में आया कि क्या ऐसा हो जाएगा। अब जो इस बात को कर रहे थे उनको यही नहीं मालूम कि संविधान में कितनी धाराएं, संविधान में कितनी, क्या संविधान की किताब में क्या लिखा। जितने बार इन्होंने संविधान की अवहेलना की है और जितनी बार इन्होंने राज्य की सरकारों को गिराने का काम किया है, इमरजेंसी में कौन सा संविधान था, किस संविधान का पालन हुआ था जब विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया, विपक्षी राजनीतिक दलों को सिर्फ प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। उस समय कहा गया था संविधान। आज वो संविधान की दुहाई देते हैं, किस संविधान संस्था को मानते हैं। चुनाव में जब ये किसी राज्य में हार जाते हैं तो ये चुनाव आयोग को ऊपर उंगली उठाते हैं, ईवीएम मशीन को ऊपर उंगली उठाते हैं। पिछले 5 साल तो कुछ नहीं बोले, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी तो वो भी तो उसी ईवीएम पे चुनी गई थी। तो ये जो दोहरी राजनीति है, जनता के बीच में भ्रम का वातावरण पैदा करना, वर्गों को वर्गों से लड़ाना, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना करना, देश को इस तरीके से ये अस्थिरता प्रदान करने वाला काम कर रहे हैं। इस कारण से थोड़ा जो असर पड़ा हुआ है, लेकिन मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, देश को फिर से परम वैभव पर पहुंचाने का, उस पर निर्बाध गति से उनकी योजनाएं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का रुकावट ये चाहे कितना भी कुछ प्रयत्न कर ले नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव सरकार टारगेट है वो किस तरह से पूरा करने जा रही, क्या योजना है, क्या मंथन है, क्या चीजें हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है और दिखता भी है कि विष्णुदेव साय जी का भी अनुभव बहुत लंबा है, राजनीतिक अनुभव, सांसद रह चुके हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, काफी लंबा अनुभव है।
बहुत सहनशील, सरल स्वभाव के हैं, जनता के मनोभाव को भी समझने वाले हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की जो मूल बातें हैं, जो समस्या हो या कह लीजिए कि आवश्यकताएं हैं, जो यहाँ की बुनियादी मूलभूत चीजें, उनका भी उनको बहुत अच्छे से हुआ है। इस तरीके से उनकी कल्याणकारी योजनाएं भी बन रही हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगली बार क्या, हम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से छत्तीसगढ़ को फिर से विकास की पटरी पर हम वापस लाएं और आगे बढ़ाएं, जो पिछले 5 साल में बाधित हो गई थी, और इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के रखिए, एक ही एजेंडा है। ऐसे मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबको साथ में लेकर अपने राज्य को और आगे ले जाना, विकास के तेज रफ्तार में वापस लेके आना, ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने लक्ष्य रखा हुआ है और उस पर वे आगे बढ़ भी रहे। निश्चित रूप से ये हैं किरण देव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। निश्चित रूप से बड़ा दायित्व मिला हुआ है और कमाल मिला हुआ है। जो जिम्मेदारी है वो निश्चित रूप से बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है और प्रदेश को एक नए विकास की ओर लेकर पूरा नेतृत्व करता जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल सरकार बेहतर प्रयास करेगी, बेहतर काम करेगी ताकि प्रदेश का विकास होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। किरण देव जी, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू मोहन जी, थैंक यू।